बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 6 इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्टली लेट्स रिवाइज। टिल द लास्ट चैप्टर वी स्टडीड द सॉवरेन स्टेट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंडियाज डिफेंस सिस्टम. We also studied the objectives of the United Nations. In this chapter, we are going to study some important international problems. लास्ट चैप्टर तक हमने ये पढ़ा था कि सॉवरेन सिस्टम्स, सॉवरेन स्टेट्स कौन कौन से हैं एंड इंटरनेशनल सिस्टम में उनका क्या रोल है, एंड इतने टाइम तक क्या क्या हुआ, कोल्ड वॉर की चीज़ें पढ़ी, कौन कौन से कंट्रीज़ किस कंट्रीज़ के साथ थी, कौन कौन सी कंट्रीज़ ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉलो किया था, ये सारी चीज़ें पढ़ी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का डिफेंस सिस्टम पढ़ा, यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव्स जाने। अब इस चैप्टर में हम इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। Some problems are not restricted to any one country. They affect many countries and eventually all the countries of the world. These problems that affect the whole world are called international problems. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो एक कंट्री तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहते, सिर्फ एक कंट्री में वो परेशानी नहीं होती, वो पूरी दुनिया की परेशानी होती है। वो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हर कंट्री को इफ़ेक्ट करते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम्स जो हर कंट्री को मतलब पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट करते हैं उन्हें इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स कहा जाता है। In order to solve these international problems, all nations need to make joint efforts. In this chapter, we shall therefore study problems related to human rights, environment, and terrorism. Even the question of refugees are now assuming global proportions, hence we shall consider this issue as well. जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए हर नेशन को जुड़ना पड़ेगा और साथ मिलकर एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। इस चैप्टर में हम प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट एंड टेररिज्म। और रिफ्यूजीज़ की जो प्रॉब्लम है वो वैसे ग्लोबल प्रॉब्लम में आज के समय आ चुकी है, इसलिए हम उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। Coming to human rights. The concept of human rights has emerged from the concept of natural rights. Natural rights are those rights that we endowed with because we are born as human beings. ह्यूमन राइट की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है नेचुरल राइट का। नेचुरल राइट वो राइट्स होते हैं जो हमें इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, मतलब वो हमारे बर्थ राइट होते हैं, हमारे पैदा होते ही हमारे पास जो राइट्स आ जाते हैं वो ह्यूमन राइट्स होते हैं। In the same vein, human rights are those rights that are necessary for living as a human being and as a constituent of society. The American and the French Revolution proclaimed liberty, equality, fraternity and justice as human rights. इसी से हम समझ सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हमें एज अ ह्यूमन जीने के लिए ज़रूरी हैं और हमारे सोसाइटी का पार्ट है। अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की डिमांड की गई थी एज ह्यूमन राइट्स, जो था लिबर्टी मतलब फ्रीडम, इक्वालिटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड एंड जस्टिस. The idea that in order to realize these rights, a democratic form of government is essential was strengthened. After that, several European nations adopted democratic constitution and governments. तो ये जितने भी आइडियाज़ हैं ह्यूमन राइट्स के, इस ह्यूमन राइट को हर किसी तक पहुंचाने के लिए, हर आदमी को ह्यूमन राइट मिले, ये मेक श्योर करने के लिए ज़रूरी था कि हर कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों की हो, लोगों ने बनाई हो, ताकि वो लोगों के लिए काम करे। इसके बाद बहुत सारे यूरोपियन नेशन ने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट अडॉप्ट किया। दिस ब्रॉट लिमिट्स ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। इसके कारण क्या हो गया कि पहले जो गवर्नमेंट थी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी, क्योंकि वो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो लोग नहीं बनाते थे, लोग कंट्रोल नहीं करते थे, लोगों के हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन जब से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया, सब लोगों के हाथ में आ गया
एंड स्टेट कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया क्योंकि उसे लोगों के हिसाब से चलना पड़ा. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट केम टू बी अंडरस्टूड टू बी प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट. और स्टेट की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई अपने देश के नागरिकों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, अपने देश के सिटीजन्स के राइट्स को उन्हें देना. राइज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन. किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन के थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स धीरे धीरे उठता गया, एक इंटरनेशनल इशू बनकर सामने आया. After the United Nations was established, the Universal Declaration of Human Rights was prepared. It was adopted in the United Nations General Assembly by a majority vote on 10th of December 1948. जब यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया, उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाया गया और उसे अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में by majority vote on 10th of December 1948 को. Later in 1966, the United Nations General Assembly adopted the International Covenant on Civil and Political Rights, which is ICCPR, and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which is ICESCR. These two covenants are a part of international law. Member nations of the United Nations are bound to observe them. 1966 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स अडॉप्ट किया एंड उसके साथ साथ इंटरनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स भी अडॉप्ट किया. ये जो दो कोवेनेंट्स थे इन्हें इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बनाया गया और जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर नेशन हैं, मतलब ऐसी कंट्रीज़ जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, उन्हें ये ऑब्ज़र्व करना मतलब अपनाना, फॉलो करना कंपल्शन बना दिया गया. ह्यूमन राइट्स इंक्लूड द इम्पोर्टेंट राइट्स टू लाइफ, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ. द स्टेट हैज़ टू सी टू इट दैट दीज राइट्स आर अवेलेबल टू एवरीबडी. ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है वो ज़रूरी राइट्स जो हमारे रोज़ के लाइफस्टाइल को चलाने के लिए, हमारी लिविंग चलाने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे राइट टू लाइफ, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ. और हर कंट्री की गवर्नमेंट को ये मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि ये सारे राइट्स हर आदमी तक पहुंचने चाहिए. The question of human rights was raised in United Nations General Assembly on several occasions during the Cold War period. Racial segregation in Africa was said to be against human rights and hence it was decided to boycott the regime there. ह्यूमन राइट की जो प्रॉब्लम थी, ह्यूमन राइट का जो क्वेश्चन था, ये बार बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेस किया गया था वर्ल्ड वॉर के समय से. और जिस तरीके से अफ्रीका में कलर के नाम पे भेदभाव होता था, वहाँ पे वाइट एंड ब्लैक का जो डिस्क्रिमिनेशन था वो होता था, जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है. इसी कारण से अफ्रीका के जो रूलर्स थे उन्हें बॉयकॉट करने की बात की गई थी और उन्हें बॉयकॉट किया जा रहा था. Freedom for colonies and insistence on the democratic government could be cited as example of the same. In modern times, problems like struggle against racism, border dispute, terrorism are jeopardizing human rights on a large scale. Human rights के नाम पर या human rights का issue उठाते हुए ऐसी countries जो colonies थी, जो as a slave थी, दूसरी कंट्रीज़ के अंडर उन्हें फ्री कराया गया, हर जगह डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश किया गया. नेक्स्ट साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, जैसे रेसिज्म हो गया, बॉर्डर का डिस्प्यूट हो गया, टेररिज्म हो गया, ये सारे क्या करते हैं कि ह्यूमन राइट्स का जो मोटिव है, एक्चुअली जिस कारण से ह्यूमन राइट्स दिया जा रहा है, उस चीज़ को, उस मोटिव को पूरा होने नहीं देते हैं. कहीं ना कहीं लोगों को ह्यूमन राइट्स नहीं मिल पाते हैं इन चीज़ों के कारण. Apart from this, the concept of human rights has broadened due to several issues of global nature like contagious diseases, the threat to environment, natural disasters, etc. साथ ही साथ इसके अलावा देखा जाए तो धीरे धीरे ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ग्लोबल नेचर में.
और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों की जो कॉमन प्रॉब्लम है वो आके डिस्कस हो रही है। एंड लोग, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो इसलिए लोगों को ह्यूमन राइट्स देना चाहती है ताकि उस गवर्नमेंट के भी जो गोल्स हैं वो भी पूरे हों। फॉर एग्जांपल जैसे इश्यूज हम देखें, कंटेजियस डिजीजेस वाला इशू देखें, इस टॉपिक पे आके यूएन में डिस्कस किया जाता है एंड इसके सल्यूशन निकाले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं राइट टू हेल्थ जो है वो लोगों को मिलता है। देन एनवायरनमेंट का जो थ्रेट है, क्लाइमेट चेंज है, नेचुरल डिजास्टर्स है, ये सब डिस्कस ये सारी चीज़ों में डिस्कशंस किया जाता है। एंड उसके बाद लोगों को जितनी हेल्प एंड लोगों को जितना हक उनका दिया जा सकता है वो हर स्टेट की गवर्नमेंट देती है। ह्यूमन राइट्स टुडे ऑल्सो इंक्लूड गोल्स लाइक प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज का जो ह्यूमन राइट है उसमें दो और गोल्स हैं। पहला, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हर तरीके से, और ऐसा डेवलपमेंट करना हो जिसके कारण हमारी आज की जो जनरेशन है वो तो रिसोर्सेज को यूज़ करे ही, लेकिन ऐसे यूज़ करे ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी ये रिसोर्सेज मिल पाए। There are 30 articles in the United Nations Declaration of Human Rights. There are a few articles about civil rights. Similarly, there are provisions of economic rights like right to work and equal pay for equal work. It is expected that member nations should extend civil rights to citizens. यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसमें 30 आर्टिकल्स हैं। उसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी हैं जो सिविल राइट्स की बात करते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं, जैसे राइट टू वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है जितने भी मेंबर नेशन हैं कि वो ये सारे सिविल राइट्स भी अपने सिटीजन्स को दे। जस्ट लाइक द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन 20 November 1959 a declaration of right of child was proclaimed। जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन के थ्रू यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सबको मिला हुआ है, 20 नवंबर 1959 में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड भी मांगा गया था। Human rights and India. In the Indian Constitution, human rights have been given the place of fundamental rights. The Constitution gives the responsibility of protection of weaker sections like women and minorities to the government alongside that of the fundamental rights. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ह्यूमन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स के नाम पे प्रोवाइड किया गया है। मतलब फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें मिलती है एंड वो ह्यूमन राइट्स ही है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है पूरे कंट्री की कि जितने भी वीकर सेक्शन हैं, जैसे औरतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, इन सबको प्रोटेक्शन मिले थ्रू गवर्नमेंट। साथ ही साथ इन्हें फंडामेंटल राइट्स मिले, लेकिन साथ ही साथ इन्हें प्रोटेक्शन भी मिले। इन 1993 द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड, और 1993 में ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था। As per this law, the National Human Rights Commission and the State Human Rights Commission were established. The Human Rights Commission is responsible for taking cognizance of the complaints regarding violation of human rights and take appropriate actions regarding such violation. और ये जो लॉ पास किया गया था इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन स्टैब्लिश किया गया था। ह्यूमन राइट कमीशन की ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे कंप्लेंट्स जो ह्यूमन राइट की वायलेशन पे हैं उन कंप्लेंट्स के अगेंस्ट अपना जो भी डिसीजन है, अपना जो भी टास्क है वो करे, उनके अगेंस्ट एक्शन ले, और साथ ही साथ जो भी पनिशमेंट प्रोवाइड करनी है वो चीज़ मेक श्योर करे। मतलब ऑब्वियसली वो पनिशमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, पर इनका काम मेक श्योर करना होता है कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्या क्राइम हुआ है, क्या सच में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, नहीं हुआ है, एवरीथिंग। सिक्योर एनवायरनमेंट। इन द प्रेजेंट टाइम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज़ become broader and it is increasingly being accepted that a secure environment is an important human rights. आज का जो समय है इसमें ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे ब्रॉड होते जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि
हर आदमी का ये ह्यूमन राइट होता है कि उसे एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिले, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिले। मतलब हमारा ये ह्यूमन राइट है कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। At the international level, the awareness and need of saving the environment was expressed in 1970. The experts studying the environment believed that due to industrialization on a large scale and the increasing need for energy has endangered the environment. इंटरनेशनल लेवल पे 1970 में ये इशू सामने रखा गया था कि अब ज़रूरत है एनवायरनमेंट को सेव करने की, एंड वहाँ पे मेंबर नेशंस में अवेयरनेस फैलाई गई थी इस बारे में। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है लार्ज स्केल पे, इतनी सारी फैक्ट्रीज खोल दी गई हैं, इंडस्ट्रीज खोल दी गई हैं, ये रीज़न है हमारी एनवायरनमेंट के डिग्रेड होने का, एनवायरनमेंट के पल्यूट होने का। These activities celebrated the first Earth Day on 22nd of April 1970. Chemical fertilizer and pesticides used in agriculture, sound pollution due to vehicles, radiation from nuclear reactors, oil leakage or leakages of chemical gases make the environment unsafe and create various problems. और यूएन में जो एनवायरनमेंट की बात की गई थी, इसके बाद से ही सबसे पहला अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था 22 अप्रैल 1970 में। साथ ही साथ जितने भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, ये लैंड को ख़राब करते हैं एंड पल्यूट करते हैं। साउंड पल्यूशन क्रिएट होता है व्हीकल हॉर्न्स के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं उनसे रेडिएशन निकलता है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। साथ ही साथ जितने भी केमिकल गैसेस हैं वो अगर लीक हो जाएं, या ऑयल लीक हो जाए, तो ये भी हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट करेगा। एंड ऑयल लीकेज की जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर ओशन में होती है। ओशन में बहुत बार ऑयल ट्रांसपोर्ट होते होते लीक हो जाता है, जिस कारण से जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है या उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को अनसेफ बनाते हैं, ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ हम सेफली रह नहीं सकते, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अवेयरनेस, द क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंटल सेफ्टी बिगेन टू बी डिस्कस्ड एट द इंटरनेशनल लेवल। आफ्टर द वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट स्टार्टेड इन 1990, द interdependence among nations increased and therefore need for nations to cooperate with each other emerged. इसी अवेयरनेस के कारण सारी दुनिया में एक नया क्वेश्चन आया, एक नया इशू क्रिएट हुआ अबाउट एनवायरमेंटल सेफ्टी। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो 1990 का समय था, ये समय क्या हुआ कि हर नेशन एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लगे डिफरेंट थिंग्स के लिए, और इसी कारण से ये ज़रूरी हो गया कि हर नेशन को दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलना ज़रूरी है, क्योंकि हर नेशन को दूसरे नेशन की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। The threat to the environment caused by pollution or by leakage of oil or gas does not remain restricted to one nation. और ये जो environment के डिस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम थी, ये एक नेशन तक नहीं रही। ये ऑयल की, गैस की लीकेज की जो प्रॉब्लम थी, ये एक नेशन तक नहीं रही। पॉल्यूशन की प्रॉब्लम एक नेशन तक नहीं रही। ये चीज़ें, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स की तरह सामने आई। ऑल्सो इट्स इफ़ेक्ट्स आर लॉन्ग टर्म। साथ ही साथ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के कारण जो चीज़ें होती हैं, जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म होते हैं। ऐसा नहीं कि 2 दिन इनका असर आ ख़त्म हो गए, नहीं, ये लॉन्ग टर्म में चीज़ों को ख़राब करते हैं, लॉन्ग टर्म में हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। इट बिकेम नेसेसरी फॉर नेशंस टू एक्ट विथ ईच अदर्स कंसर्न एंड कोऑपरेशन इन ऑर्डर टू डील विद दीज इफ़ेक्ट्स। और इसी कारण से हर नेशन के लिए ये ज़रूरी हो गया कि एक दूसरे का सुन के, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके इन सिचुएशंस को संभाले, इन इफ़ेक्ट्स को ठीक करे, इन इफ़ेक्ट्स के साथ डील करे। द विजिबल इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ एनवायरनमेंट आर एक्सटेंशन ऑफ species of plants and animals, decrease in the fertility of soil, water shortage, fluctuation in the proportion of rainfall, global warming, drying up of rivers and lakes,
pollution of rivers and seas, incidence of newer diseases, acid rain, thinning of the ozone layer, etc. अब इस पॉल्यूशन के कारण ये जो इतना डिस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं एनवायरनमेंट का, इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो हमको दिख रहे हैं, विजिबल इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे धीरे धीरे प्लांट्स का, एनिमल्स का ख़त्म होते जाना है, ख़त्म इन द सेंस एक्सटेंट, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक भी नहीं बचे हैं। नेक्स्ट, साथ ही साथ सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ होते जाना, पानी की कमी होना, रेनफॉल की कमी होना, ग्लोबल वार्मिंग होना। एकदम से हमने देखा है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो चुका है, हमेशा गर्मी रहती ही है, एंड इस तरीके की गर्मी रहती है कि अगर हम एसी यूज़ ना करें, कूलर यूज़ ना करें तो शायद हम एग्जिस्ट ही ना कर पाएँ, इतनी गर्मी बढ़ चुकी है। साथ ही साथ लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, सब सूखते जा रहे हैं और उनमें भी पॉल्यूशन हो रहा है, नए नए डिजीज़ेज़ आ रहे हैं, एसिड रेन हो रहा है, और हमारी जो ओजोन लेयर है जो धूप की रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है, जिस कारण से हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती, वो भी धीरे धीरे थिन होती जा रही है। Even if some of the effects are restricted to particular nations, these problems reach global proportion due to their long-term effects, while some problems are inherently of a global nature. कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन के बाद, कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स रह गए हैं जो सिर्फ कुछ नेशंस तक ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो ग्लोबली देखे जा रहे हैं, जो हर कंट्री में देखे जा रहे हैं, और जिनका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है, और जो ग्लोबल नेचर के प्रॉब्लम्स हैं। स्टॉकहोम टू पेरिस कॉन्फ्रेंस, मेरे हिसाब से फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। स्टॉकहोम टू पेरिस कॉन्फ्रेंस, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है। इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।